नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान की बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि कृषि के क्षेत्र में जो तमाम नई जानकारियां हैं, नई योजनाएं प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो सारी योजनाएं, सारी जानकारियां आप तक पहुँचाएँ ताकि आप कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में हर वर्ग अपने लिए जीता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कि दूसरों के लिए जीता है और उस वर्ग का नाम है किसान। जी हाँ, कई ऐसे किसान हैं जो कि अपने कार्य के साथ दूसरे किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं कि कैसे आप कृषि के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही किसानों को कहा जाता है प्रगतिशील किसान। आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे और आगे जानेंगे आखिर उनके कृषि के सफ़र को उन्होंने आगे कैसे बढ़ाया है। तो सबसे पहले मैं परिचय आपका कराता हूँ। रीवा से हमारे पहले प्रगतिशील किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम है शशि कुमार पांडे जी। आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। और इसी के साथ साथ हमारे साथ मिश्री लाल राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं, खजूरी कला भोपाल से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। तो सबसे पहले शशि कुमार पांडे जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि जहां तक मेरी जानकारी है आपका पेशा वकालत भी रहा है, और वकालत के साथ साथ खेती किसानी के प्रति, किसानों के प्रति आपका रुझान कैसे आगे बढ़ा? खेती किसानी तो पारंपरिक रूप से हमारे परिवार में होती थी। ये कोई नया नहीं था, लेकिन कालांतर में मेरे मन में विचार आया जी कि अभी जिस तरह से खेती हो रही है उससे काम चलने वाला नहीं है। चूँकि आबादी बढ़ रही है, ज़मीन घट रही है, ज़मीन उतनी ही है। घट रही है से तात्पर्य है कि आबादी बढ़ रही है तो आवास के उपयोग में अधिक से अधिक वो ज़मीन जा रही है। अब जब उत्पादन किसान बढ़ाएगा तभी सारे लोगों को खाना मिल पाएगा जी। तभी लोगों के पास थाली आ पाएगी। और नहीं, एक समय तो ऐसा आएगा कि सभी लोग खाने वाले रह जाएंगे, कमाने वाले बहुत कम रह जाएंगे जी। पैदावार नहीं होगी। मेरे मन में ये विचार आया कि ठीक है, हम किसानी भी कर रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हम अपने लिए केवल अनाज पैदा कर रहे हैं, सब्जी पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको तरीके से हम करें तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने परिवार के अलावा भी बहुत सारे लोगों को हम भोजन दे सकते हैं जी। और आज किसानी केवल अपने खाने के लिए नहीं, एक व्यावसायिक तरीके से भी किसानी की जा सकती है और लाभ का धंधा भी है। और जो लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं जी, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये इस पर भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल सर, इस पे काम तो किया ही जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि आखिर जो आज के दौर में जो युवा हैं वो तेज़ी से खेती किसानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। मिश्री लाल राजपूत जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई बार ऐसी जानकारियां सामने आती हैं कि नवाचार किए जा रहे हैं, नई वैरायटी आई है मार्केट में या नई वैरायटी बताई जाती है किसान भाइयों को, वो आखिर धरातल पर उतरने में कितना वक्त लग जाता है? और कई नई वैरायटियों को लेकर आपको लेकर भी जाना जाता है कि आप भी कई नई वैरायटी का उपयोग कर चुके हैं। इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, कोई भी जो प्रजाति होती है और जो अभी वर्तमान में भारत देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थान जो है जिसमें विभिन्न फसलों और सब्जियों पे जो कार्य हो रहा है, वो ज़्यादातर फसलों और सब्जियों पे जो कार्य हो रहा है वो ऐसी जीन्स या ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं या ऐसी किस्में तैयार की जा रही है जिनमें रोग और कीटों का प्रकोप कम से कम हो। जिससे आज हम बात कर रहे हैं रसायन का, तो रसायन जब हम लोग डालते हैं तो वो जहर खाने में भी जाता है, जिससे कम से कम जो किसान उत्पादन करे उसका खाने के उपयोग में कम से कम जहर का उपयोग हो। ऐसी प्रजातियों का जो किस्मों का उत्पादन विभिन्न संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि अभी हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नई दिल्ली की बात करें तो वहाँ से 3 प्रजातियाँ धान की निकली है, जिसमें 1847 है, 1885, 1886 है, जो विभिन्न ही नहीं लगभग सभी रोगों के प्रति सहनशील वैरायटियाँ हैं।
जैसे कि आप जानते हैं कि चावल जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसमें विशेषकर जो फफूंदनाशक दवाइयाँ डलती है अधिक जी, मात्रा में, जी। जिसके कारण से एक्सपोर्ट पे होने में रुकावट आ रही थी। उसी को देखते हुए वैज्ञानिक गणों ने ये वैरायटी निकली जिससे कम से कम इसमें रासायनिक दवाइयों का उपयोग होगा। और मैंने पिछले साल ये तीनों वैरायटियाँ पूसा से ला के लगाई थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने किसी भी प्रकार की मैंने फफूंदनाशक और बीमारी नाशक कोई भी दवाई नहीं डाली है जी। तो ऐसे ही टमाटर या अन्य सब्जियों में अभी मैंने पूसा 5 भिंडी की प्रजाति लगाई है, उसमें भी दवाई का अन्य जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं उससे बहुत कम है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि देसी गाय और जर्सी गाय में जितना फ़र्क है वैसे ही देसी बीज और हाइब्रिड संकर किस्मों में भी वही है। कहीं संकर किस्मों में रोग और बीमारियां बहुत ज़्यादा आती है, देसी किस्मों में रोग और बीमारियां कम आती हैं। बिल्कुल, लेकिन रोग और बीमारियां ही कम करना लगातार कोशिश रहती है प्रशासन के द्वारा भी और किसानों के द्वारा भी। पांडे जी, आप मुझे ये बताइए कि कई ऐसे किसान हैं जो आपसे मिलते हैं और जैविक खेती को लेकर सवाल करते हैं, किस तरीके से उन्हें जैविक खेती के प्रति आप जागरूक करते हैं? देखिए है क्या कि आज किसान पैसे के लिए जो खेती कर रहा है वो अधिक से अधिक उत्पादन चाहता है, और ये समझाने की उनको आवश्यकता होती है कि उत्पादन जैविक खाद से भी उत्पादन हमको मिल सकता है। ये एक मिथक है, लगभग बन चुका है कि हम रासायनिक खाद डालेंगे तो उत्पादन ज़्यादा लेंगे। उनको एक चीज़ ये बताना पड़ता है कि ठीक है रासायनिक खाद तुम डालोगे, लेकिन जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे उससे कम होती जाती है, और एक समय ऐसा भी आता है कि वो ज़मीन मृत प्राय हो जाती है। फिर कई वर्षों तक उसको फिर से जागृत करने में या कि उसको फिर से पैदा करने में उसकी शक्ति टाइम लगता है। तो उनको ये बताया जाता है कि तात्कालिक रूप में हो सकता है तुमको ऐसा महसूस हो कि कम हमको पैदावार मिल रही है, लेकिन कालांतर में उसके बड़े फायदे हैं। और फिर जब उनके समझ में आती है तो निश्चित रूप से वो जैविक खाद की तरफ वो आकर्षित होते हैं और उसको मानते हैं, और निश्चित रूप से लोगों में थोड़ा जागरूकता आई है उसके प्रति। और ऐसा भी नहीं है, उनको बताते हैं कि पैदावार में भी कोई विशेष कमी नहीं आती है, पैदावार भी मिलती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम रासायनिक खाद से ही पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल, हम जैविक खाद से भी पर्याप्त उससे उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन एक उसका सिस्टम तरीके का हो, और लोग जागरूक हो रहे हैं उसकी बिल्कुल, तरफ लोगों बढ़ को रहे हैं। जागरूक करना ही सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ी दुविधा भी यही होती है कि लोग यदि जागरूक रहेंगे तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। राजपूत जी, मेरा अगला सवाल ये है कि यदि उत्साहवर्धन की बात करें, मोटिवेशन की बात करें, तो देखा जाता है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और यदि पुरस्कार आपको मिलता है तो आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा हो जाती है उस कार्य को आगे बढ़ाने में। कृषि भूषण से लेकर कई पुरस्कार आपको मिले, इस विषय में बताइए। जी, मुझे बनौषधि कृषि भूषण पुरस्कार मिला है 2003 में। प्रदेश में सबसे पहले औषधीय खेती और डिस्टिलेशन प्लांट की स्थापना सबसे पहले हमारे द्वारा की गई थी, और जिसमें हम लोगों ने सफ़ेद मूसली, मेंथा, लेमन ग्रास इनकी खेती की शुरुआत की थी। और पहले काफ़ी बड़े पैमाने पे इसकी खेती, औषधि पौधों की खेती की शुरुआत किसानों ने भी, अन्य किसानों ने की थी। और आज भी मतलब औषधि पौधों की खेती की बढ़िया अच्छी स्कोप भी है, और अब रेट बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे रेट मिलने लगे हैं किसानों को। तो औषधि पौधों के अलावा भी जैसे कि नई किस्में, जैसे नीला आलू लगाया था मैंने, ठीक ना। अभी चेरी टमाटर की एक प्रजाति अल्मोड़ा से लेके आए, और वो मैंने लगाई है, जिसमें विटामिन सी की सामान्य टमाटर से 3 गुना ज़्यादा मात्रा है। ऐसे ही जो नीला आलू है, नीलकंठ आलू, वो शिमला की वैरायटी है, और उसमें भी सामान्य आलू से 7 गुना एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है। तो स्वास्थ्य के लिए वो भी बहुत लाभदायक है। एक और मैंने अभी वो लगाया था अपना खरबूजा।
अभी जो खरबूजा वो पीले रंग का खरबूजा होता है जी। और पूसा सुनहरी के नाम से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से निकाली है वो प्रजाति। और उसको सबसे बड़ी खूबी ये है कि खरबूजे को आप किसान यानी कि जैसे ही वो पक जाता है तो अपने डंठल से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4-5 दिन तक उसको रख सकते हैं। लेकिन इस खरबूजे की सबसे बड़ी विशेषता ये औषधीय गुणों से और मनुष्य के लिए विभिन्न पोषक तत्वों से तो भरपूर है ही सही, साथ में इसको कम से कम 1 महीने तक किसान रख सकता है। यदि रेट नहीं मिले तो 1 महीने बाद भी बेच सकता है। लेकिन मेरा एक इसके सवाल अंदर यहाँ पर यह क्षमता है कि यदि हम जागरूक लोगों की बात करते हैं, आमतौर पर यदि कोई भी कस्टमर मार्केट में आता है, नई वैरायटी देखता है, तो क्या उसका वैल्यू रहती है उसके लिए, या क्या प्रतिशत रहता है कि चलिए इसको हमें लेना चाहिए, इसे कोशिश करना चाहिए? देखा गया है कि आमतौर पर लोग वही सब्जियाँ खरीदते हैं या वही फल खरीदते हैं जो वो आमतौर पर खरीदते आ रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल आपका कहना, जब हम आम बाज़ार में जाते हैं तो दिक्कत तो आती है। आम बाज़ार में इन सब चीज़ों का मतलब बिक्री नहीं होती। दूसरा, सबसे पहली चीज़ तो इसकी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि कस्टमर जो उपभोक्ता है और जो उत्पादक है उसके बीच में मेडिटेटर जो विक्रेता होता है जी। उस मटेरियल को इसलिए नहीं खरीदता कि मैं मेहनत करूं क्यों भाई उसे, क्योंकि सामान्य जो चलन में जो सब्जियां या जो भी खाद्य पदार्थ है उसको बेचने में उसे दिक्कत किसी नहीं आती। अभी लेके गया कोई भी क्रेट किसी भी किसान की और धड़ाधड़ उसको बेच के ख़त्म किया। लेकिन इसको उसे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जब तो लोग उसको यूज करेंगे तब वो मार्केट डेवलप होगा। ये तो दिक्कत है, इसलिए वो खरीदता नहीं है तो किसान को उसमें हानि होती है क्योंकि किसान का माल बिकता नहीं है। चलिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यदि सही जानकारियाँ लोगों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगी तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि उनकी भी सेल जो है वो बढ़ेगी। लगातार बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और एक बार फिर बातचीत करेंगे हमारे प्रगतिशील किसानों से। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान भाइयों आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, शशि कुमार पांडे जी और हमारे साथ मिस्ट्री लाल राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे नई फसलों को लेकर, नए फलों को लेकर। मिस्ट्री लाल राजपूत जी से हमने जाना कि आखिर नई फसलों और नई फलों को लेकर उनका क्या प्रतिसाद है, क्या उनकी कोशिश रहती है। अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं आप। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो मतलब कस्टमर जो उपभोग करता है ना, उसको इन सब चीज़ों के नॉलेज की कमी या उसके पास में प्रचार प्रसार की कमी जो देखने को आई है। यदि उसे ये मालूम रहे कि भाई ये फलानी किस्म है, जैसे अभी धान की है, आम जो उपभोक्ता चावल यूज करते हैं उन्हें नहीं मालूम है कि ये धान है, रेजिस्टेंस है, ये प्रजातियां हैं, हमें इन प्रजातियों का चावल खाना चाहिए जिससे कि हमें पेस्टिसाइडों की कम मात्रा जाएगी जो जहर से बचाए। ऐसे ही जो हमने बताया अभी आपको नीला आलू की या फिर आपका चेरी टमाटर की या अभी पूसा सुनहरी खरबूजे की, तो ये आम जो उपभोक्ता है ना उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि इन प्रजातियों में इतने अच्छे गुण है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हृदय रोग के लिए, डायबिटीज के लिए, साथ में ब्लड प्रेशर के लिए ऐसी
कई बीमारियों के लिए मतलब लाभदायक है इनको खाना, ठीक ना। बाकी जैसे सामान्य आलू यदि डायबिटीज में खाते हैं तो उससे हानि होती है, इसको खाने से फायदा होगा। साथ ही हृदय जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह और इनमें भी जो टमाटर सी विटामिन सी से भरपूर है उसको यदि उपयोग करते हैं तो उससे हृदय रोगों में मतलब बचाव करेगा। लेकिन क्या ये सभी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं? सारी चीजें नहीं है मार्केट में ना, उपलब्ध? नहीं है, बिल्कुल नहीं है मार्केट में। अभी भोपाल में तो मेरे अलावा किसी ने भी इन चीज़ों को नहीं लगाया है। और दूसरा, मैंने जिन लोगों से दिया था पिछले साल ऐसे ही मतलब भाई कि आप खा के देखिए, जो चित परिचित लोग होते हैं उन लोगों, तो उन्होंने इस साल आलू तो लिया है काफ़ी लोगों ने। अब धीरे धीरे प्रचार हो रहा है, परंतु मार्केट में अभी इसकी बिक्री नहीं हो रही है। चलिए, उसके लिए सही प्रचार और सही प्रसार की हमें ज़रूरत है, तभी जाकर लोगों को इन सब्जियों के, इन फलों की उपयोगिता का अंदाज़ा लगेगा। अब पांडे जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो देखा जाता है कि आजकल के जो युवा हैं वो भी खेती किसानी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कई युवा आपसे मिलते होंगे, क्या सवाल जवाब रहते हैं उनके और किस तरह से आप उन्हें आकर्षित करते हैं जैविक खेती को लेकर? निश्चित रूप से युवाओं में अब जो पहले किसानी के प्रति घृणा थी या कि निराश होकर के किसानी में लगते थे, उससे हट करके एक जागृति युवाओं में आई है और उन्होंने भी ये माना है कि नहीं, किसानी लाभ का धंधा है। यदि नहीं माना है, हमारे संपर्क में कोई भी युवा आते हैं तो निश्चित रूप से उनको बताते हैं। और इसमें ये संचार माध्यम, प्रचार माध्यम जैसे हमारा दूरदर्शन है जी, और भी जो प्रचार माध्यम हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उनसे भी प्रेरित होकर के युवा किसानी की तरफ रुख कर रहे हैं। और हमसे जब वो मिलते हैं तब तो हम तो निश्चित रूप से उनको बताते हैं कि दूसरे की नौकरी करने से काफ़ी बेहतर है कि तुम स्वयं अपना काम करो, उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा और जितना चाहोगे उतना तुम कमा सकते हो। और ये अब लाभ का धंधा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, लाभ का व्यवसाय है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना जटिल और मेहनती कार्य है, इसलिए देखा यह जाता है कि आज के दौर में जो नई टेक्नोलॉजी या नवाचार किए जा रहे हैं उनके माध्यम से युवा खेती किसानी के प्रति ज़्यादा जुड़ रहे हैं। राजपूत जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि ये तो हमने फलों की बात कर ली, नई वैरायटी की बात कर ली, लेकिन पशुपालन को लेकर आपका क्या सोचना है? नहीं, पशुपालन खेती के लिए मतलब ये मान के चलिए कि आप यदि जो अभी पूरे विश्व का जो ध्यान है कम से कम रासायनिक खाद का, रासायनिक दवाइयों का उपयोग और जैविक तरीके से उत्पादन, उसके लिए एक नहीं, उसके बगैर मतलब जैविक खेती संभव ही नहीं है पशुपालन के अलावा। साथ ही पशुपालन से अब एक अन्य आय दूध में भी, और सरकार भी अभी काफ़ी योजनाएं चला रही है जिसमें काफ़ी जो पशुपालक हैं उनको अनुदान और सहायता मिल रही है। तो पशुपालन खेती के लिए एक मतलब बगैर, यदि दूसरे शब्दों में कहें कि आने वाले समय में बगैर पशुपालन के खेती संभव नहीं है। मतलब बहुत छोटे शब्दों का है। कोई पशुपालन से आपको गौमूत्र से छिड़काव से विभिन्न कीटों पे वो होता है, साथ ही पूरे माइक्रोन्यूट्रेंट फसलों को मिलते, जो बाजार से यदि हम केमिकल के रूप में सूक्ष्म तत्वों को खरीदते हैं तो ये मान के चलिए कि 1 एकड़ में लगभग 1000 रुपये का खर्च आता है। वहीं यदि 1 लीटर गौमूत्र का इस्तेमाल करता है तो वो फ्री में उसको मिल जाएगा। वहीं गोबर से जीवामृत है ना, जीवामृत के अलावा और भी बहुत सारी मतलब आप जीवाणु तैयार कर सकते हैं डिकम्पोजर के द्वारा। आप उसमें और भी अन्य फर्टिलाइजर्स तैयार कर सकते हैं गोबर से। यहाँ पर मिश्री लाल जी, एक सवाल और है कि नई वैरायटी की जैसे आपने बात की थी, तो क्या नई वैरायटियों के इस्तेमाल से फसलों में जो बीमारियां हो रही उनको भी कम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फसलों में, क्योंकि जब वो उसके प्रति, जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि भिंडी या आपका सोयाबीन या आपके मूंग में पीला रोग आता है जिससे पूरी फसल खराब हो जाती थी। अब जो वैरायटियाँ अभी आ रही है वो पूरी तरीके से पीला मोजेक रोग के लिए रेजिस्टेंस है, जो कि सफ़ेद मक्खी से फैला जाता था, लेकिन अब वो पूरी रेजिस्टेंस है। तो किसान को मतलब पूरी तरीके से अब उस पर जो पैसा खर्चा होता था वो लगभग यानी कि कहिए कि 25 से 30% पैसे की बचत होगी, जो उस पर
पेस्टिसाइडों के रूप में खर्च करना पड़ता था रेजिस्टेंस। ऐसे यदि धान की हम बात करें तो अब लगभग धान पे ये मान के चलिए कि प्रति एकड़ लगभग रोपा से जो लगाते हैं बासमती धान, उस पर 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। उसमें दवाइयों का लगभग यानी कि 30 से 35% अकेली दवाइयों का खर्चा रहता है, छिड़काने का और दवाई। तो वो 30 से 35% दवाइयों का खर्चा तो बचेगा, साथ में वो एक्सपोर्ट यदि होगी तो किसानों को उसकी बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो जो नई वैरायटी है जो रोग और कीटों के प्रति रेजिस्टेंस है, वो किसानों के लिए 100% वरदान साबित हुई है और हो रही है, और उस पर काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले जब हमने बातचीत की थी तो आपने नीले आलू के साथ साथ टमाटर की भी एक नई किस्म की बात की थी, और टमाटर की वो किस्म दर्शकों कुछ इस तरह मैं आपको बता दूं कि अंगूर के गुच्छे की तरह वो टमाटर निकलते हैं, जैसा कि मिस्टर लाल जी आपने बताया। इस विषय में थोड़ी जानकारी थी। ये टमाटर की जो वैरायटी है ये अल्मोड़ा की वैरायटी है। भारतीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है, उनकी ये वैरायटी वहाँ वैज्ञानिक जो है निर्मल जी द्वारा निकाली गई, और इसमें जो गुणवत्ता है अन्य टमाटर से, वो विटामिन सी की मात्रा सामान्य टमाटर से 3 गुना है, जो कि विशेष रूप से आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और साथ में इनमें टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट भी सामान्य टमाटर से 2 गुना ज़्यादा है। तो ये टमाटर का यदि उपयोग किया जाए तो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा, और साथ ही स्वाद तो इतना अच्छा है कि मतलब बिल्कुल अंगूर के गुच्छे ऐसे आप सलाद के तौर से खाएंगे तो अंगूर की तरह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जी, तो कई ऐसी नई वैरायटी निकल के आ रही है मार्केट में। लोगों का, वैज्ञानिकों की द्वारा कोशिश की जा रही है कि सारी वैरायटी जल्द से जल्द मार्केट में पहुंचे और हम और आप तक वो सारी वैरायटी पहुंचे। अब पांडे जी, एक सवाल और मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात करेंगे, प्रशासन के द्वारा बड़ी पहल की गई है, तमाम वैज्ञानिक यहाँ पर पहुँचते हैं और किसानों को वहाँ पर मिलना और नई सलाह लेना, वो किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद? बहुत फ़ायदेमंद है। कृषि विज्ञान केंद्र चले जाने पर किसानों की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाता है, और एक समस्या लेकर के जाते हैं तो वो कम से कम 4-6 चीज़ों का समाधान लेके आते हैं, और उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ मिलती हैं। और ये पहल जो है ये बहुत ही अच्छी है। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, और उनके संपर्क में हमको रहना चाहिए, और हम अपडेट होते रहते हैं उनसे मिल करके। जी, तो आप दोनों ने हमारे साथ यहाँ पर वक्त साझा किया और तमाम नई जानकारियाँ साझा की, साथ ही साथ युवाओं को लेकर आपने तमाम बातें की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जो आज का कार्यक्रम है जिसमें हमने नई वैरायटी की बात ही की है, साथ ही साथ इसमें हमने ये भी जाना है कि आखिर फसलों को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। और आइए, अब वक्त हो गया है खबरें खेती पर नज़र डालने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। छोटे किसानों को मिले टेक्नोलॉजी का लाभ, 160 करोड़ की राहत राशि का वितरण, किसानों को योजनाओं का मिले लाभ, सिंचाई का रकबा हुआ 45 लाख हेक्टेयर और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई लाभकारी। और अब खबरें विस्तार से। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री व ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी पर आयोजित शिखर सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। यहाँ श्री तोमर ने कहा कि देश में लगभग 85% छोटे किसान हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने स्तर पर इस दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान बुधनी में ट्रैक्टरों के परीक्षण की नई व्यवस्था लागू कर परीक्षण को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा को घटाकर अधिकतम 75 कार्य दिवस कर दिया गया है। किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए ड्रोन पॉलिसी लाने के साथ ही किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, महिला किसानों सहित विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी दी जा रही है। वह ड्रोन के साथ कीटनाशकों के अनुप्रयोग हेतु फसल विशिष्ट SOP भी जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में इस बार 3 दौर में ओलावृष्टि और असामयिक वर्षा से फसलें खराब हुई थीं। सरकार ने फसलों का सर्वे कराकर राहत राशि वितरण करने का निर्णय लिया है। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को संकट से पार ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फसलों का नुकसान होने पर किसानों को सबसे अधिक राहत राशि प्रदान की जाती है। श्री चौहान ने 159 करोड़ 52 लाख रुपए की राहत राशि का वितरण सिंगल क्लिक से किया। श्री चौहान ने कहा कि किसान दिन रात खून पसीना कर मेहनत करते हैं, तब अन्न के दाने घर आते हैं। संकट की घड़ी में सरकार किसानों की पूरी तरह मदद करेगी। जहां भी फसलों का नुकसान हुआ है वहां पर सर्वे कर राहत राशि प्रदान की जाएगी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री पटेल मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और समर्थ भारत के सपने को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करना है। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हर संभव उपाय किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल, एमडी मंडी बोर्ड श्रीमती जी.वी. रश्मि सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कृषि मंत्री श्री पटेल ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित किए गए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर बी.एस. किरार, वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. प्रजापति, डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर यू.एस. धाकड़, डॉक्टर सुनील कुमार जाटव, डॉक्टर आई.डी. सिंह एवं जयपाल छिगारा द्वारा किसानों को हल्की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर फसल को रोग, कीट व्याधियों व खरपतवार से बचाव व जल संवर्धन बढ़ाने की सलाह दी गई है। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। इस जुताई से जो ढेले पड़ते हैं वह धीरे धीरे हवा व बरसात में पानी से टूटते हैं। साथ ही जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़ी फसल अवशेष की पत्तियां, पौधों की जड़ें तथा खेत में उगे हुए खरपतवार आदि भी नीचे दब जाते हैं, जो सड़ने के बाद खेत की मिट्टी में जीवाश्म कार्बनिक खादों की मात्रा को बढ़ोतरी करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति एवं मृदा की भौतिक दशा या भूमि की संरचना में सुधार होता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से खेत के खुलने से प्राकृतिक क्रियाएं भी सुचारू रूप से खेत की मिट्टी पर प्रभाव डालती हैं। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि कृषि दर्शन के कार्यक्रम में हमने कई नई बातें जानी हैं, नई वैरायटी जानी है और ये भी जाना है कि आखिर जो युवा हैं वो खेती किसानी के प्रति कैसे आकर्षित हो सकते हैं, किस तरह से वो खेती किसानी में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।